डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मुझे पता है कि मेरे कई स्टूडेंट इस सीरीज के लिए वेट करते हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि ये लाने में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन उसकी भरपाई हम लोग बहुत ही जोश से भरे हुए एक अच्छे डिस्कशन से करने की कोशिश करेंगे। यदि आप सोच रहे होंगे सर क्या बोल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल, जो एक छोटा सा प्रयास है नॉलेज को रिसर्च बेस्ड और शेयर करने का एग्जामिनेशन पर्पस से, पर्टिकुलरली फॉर सोशल साइंस, वो भी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल साइंस, बट नॉट लिमिटेड टू पॉलिटिकल साइंस, मेनी अदर थिंग्स। हम चर्चा कर रहे हैं करंट अफेयर्स, एक महीने अक्टूबर में क्या होती है दुनिया में और भारत में, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनकर सामने आ सकते हैं या हमें दुनिया को समझने में मदद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अक्टूबर में मैं क्या खोज पाया हूं अखबारों से आपके लिए। लेट अस बिगिन। आपको पता होना चाहिए इससे पहले कि मैं क्वेश्चन आंसर के दौर के थ्रू नॉलेज को शेयर करूं करंट अफेयर, आपको पता होना चाहिए कि 2 बैचेस बहुत ही ब्यूटीफुली अभी रन हो रहे हैं, जिसमें कि बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द क्लास आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑल प्रीवियस क्लासेस आर रिकॉर्डेड एंड दे आर शेयर्ड। नॉट ओनली दैट, यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं जो सेकेंड कोर्स है, तो उसमें जितने भी अभी तक मॉक लिए गए हैं वो भी लाइव हैं, ऑनलाइन आप जाके लाइव ले सकते हैं और ऑफलाइन पीडीएफ में शेयर्ड है ग्रुप में। फर्स्ट बैच जो है फाउंडेशन बैच है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप अपनी बेस को मजबूत करना चाहते हैं सीयूईटी पीजी के लिए या अदर पीजीईटी या इवन यूजीसी नेट के लिए। वैसे इसमें सीयूईटी पीजी के सिलेबस पे फोकस किया गया है। इसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर तक है, आप बिल्कुल अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप रजिस्टर करने के लिए अपना नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर polsciencehelp@gmail.com पे भेजें। यदि आप 2 महीने के लिए क्रैश कोर्स के तौर पे ज्वाइन करना चाहते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 साइकिल, जो हेल्प करेगा असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट, पीएससी, इन सब एग्जाम के लिए भी, जो जनवरी 2026 तक चल रहा है, तो आप रजिस्टर करें विद सेम इंफॉर्मेशन, मेल करें टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर @paulsciencehelp@polsciencehelp.in पे। प्लीज इस मेल आईडी को गौर से देखें, जो कि डिफरेंट है इस मेल आईडी से। ये मैं कह रहा था कि ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑफ कोर्स किंडल वर्जन में है। अब तक मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे स्टूडेंट जो हैं किंडल वर्जन को एस कर लिए होंगे, वो ऑनलाइन के, तो आप लोग बहुत मास्टर हो, आप लोग यंग हो, लेकिन मोबाइल पे मत पढ़ना, टैब या सस्ते लैपटॉप पे पढ़ने की कोशिश करना यदि आप महंगा नहीं ले सकते हो तो। ये बुक्स जो हैं, तब तक आप तैयारी कीजिए। आप सीयूईटी पीजी एग्जाम देना चाहते हैं 2026 में, तो आपके लिए एक बेहतरीन वंडरफुल रिसोर्स जो है सीयूईटी पीजी 2026 प्रेप स्टार्ट गाइड है। प्रेप स्टार्ट गाइड, ये ट्रू मायने में एक प्रेप स्टार्ट गाइड है, जिसमें कि वो सब कुछ है जो कि 2026 एग्जाम के लिए आपको जानना चाहिए। एग्जाम का स्ट्रक्चर, उसकी सिलेबस, उसके पैटर्न, 5 साल के क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल, 3 साल में जो यूनिवर्सिटीज में जो डिफरेंट कट ऑफ गए, जो इधर उधर आप पूछते रहते हो, वो वहां पे दी गई है। और उसके बाद 500 से ज्यादा जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए सीयूईटी पीजी में, उसकी ऐसी एनालिसिस जो कहीं आपको नहीं मिलेगी, और इतनी इंफॉर्मेशन जो कहीं नहीं मिलेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, केवल उन क्वेश्चन को भी यदि आप देख लोगे ना, तो आप सीयूईटी पीजी के अधिकतर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो फैक्ट कितनी बार ही रिपीट हो गए हैं सिलेबस में। तो ये बुक को आप नॉमिनल कॉस्ट पे ले सकते हो। यूजीसी नेट यदि आप, और यदि आप सीयूटी पीजी दे रहे हो, तो इस गाइड को तो लिए बगैर आपको सीयूटी पीजी देना नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं कि सर क्या ये गाइड को आप रिवाइज करेंगे? इसकी जरूरत नहीं है। मैं जितना रिवाइज करूंगा उतना ही गाइड बल्कि होता जाएगा। अभी इसमें बहुत सुंदर सुंदर फैक्ट है। क्यों आप चाहते हो कि मैं और अधिक फैक्ट दूं और आपके दिमाग को बोझिल करूं? क्योंकि और अधिक फैक्ट ही तो देंगे, सिलेबस तो चेंज हुई नहीं है। तो चलिए, आप सीयूटी पीजी गाइड जो अभी जिस फॉर्म में है, जो पिछले साल रिवाइज हुई है, उसको आप यूज कीजिए। यदि आप यूजीसी नेट दे रहे हैं, तो ये बुक के बगैर आप बिल्कुल अधूरे हैं। यूजीसी नेट एग्जाम गाइड और ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस तो आपको हर एग्जाम के लिए, चाहे सीयूटी पीजी दो, चाहे यूजीसी नेट या कोई भी, आपके लिए मदर बुक के जैसा आप लोगों ने इसको बनाया। इसकी जो डायरेक्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, सीधा आप क्लिक करके आप जाके खरीद सकते हो। यहाँ पे डियर स्टूडेंट याद रखना एक बात को, कि आप यदि इस बुक को खरीदते हैं, तो ये सवाल आपके जहन में आएगा कि मैं उसको पढ़ूं कैसे। उसके लिए किंडल
जो ऐप है जो फ्रीली अवेलेबल है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें जो लॉगिन आप करेंगे वो वही यूज़र आईडी और पासवर्ड से कीजिए जिससे आपने अमेजन में बुक खरीदा है। दोनों अलग अलग होने पे आपको नहीं दिखेगा। वहाँ लाइब्रेरी लिंक होता है किंडल ऐप में, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी बुक दिखेगी, जो भी आप बुक खरीदते हैं, और बहुत सारे फ्री बुक भी आपको दिखेंगे वहाँ। उसको डबल क्लिक कीजिए और पढ़िए और देखिए वंडरफुल दुनिया जो किंडल की है उसमें आप चले जाएंगे। आइए देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ अक्टूबर में कौन से हैं जो एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। याद रखें कि ये जो मंथ है वो नोबेल प्राइज का है, तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन नोबेल प्राइज से आपको याद रखने चाहिए। ये मंथ जो है आसियान समिट का था, आसियान एंड रिलेटेड समिट। आसियान के ही साइड लाइन में बहुत सारे समिट होते हैं, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। ये मंथ जो है वो नॉर्दर्न हिंद महासागर या इंडियन ओशन में साइक्लोन का भी होता है अक्टूबर, तो वो साइक्लोन पे भी चर्चा करेंगे। जो कैरिबियन में हरिकेन के नाम से जाना जाता है वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अपार्ट फ्रॉम यूएसए एंड कतर विच अरेबियन कंट्री प्लेड पीस मेकर इन द गजा वार। आपको पता है गजा वार फॉर्चुनेटली एक बहुत ही फ्रजाइल पीस है लेकिन रुकी है। जो कारनेज था, जो विभीषिका थी, जो एक तरह से जेनोसाइड था, वो रुका तो है 65,000 जान लेने के बाद, लेकिन बहुत ही टेनस है, बहुत ही फ्रजाइल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमास और इसराइल के बीच में 2 साल से भी अधिक की लड़ाई के बाद इसमें जो है कई कंट्री ने हेल्प किया। ट्रंप ने सबसे ज्यादा, इनफैक्ट मेरे हिसाब से उन्होंने जो एक सबसे अच्छी बात की है कि इस वॉर को रुकवाया है, ऑफ कोर्स, लेकिन इसमें एक कंट्री जो है उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया लास्ट में, अपार्ट फ्रॉम यूएसए एंड कतर। कौन है वो कंट्री? वो कंट्री है इजिप्ट, मिस्र, नील नदी वाला देश मिस्र। ये जो है इसको पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ नहीं रहा हूं लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इजिप्ट का जो रोल रहा है, अरब इसराइल, इन्होंने वॉर भी किया है, 6 डे वॉर में भी इन्होंने भाग लिया था, अपना सिनाई पेनिनसुला, गाजा स्ट्रिप, इन सबको लूज किया था। गाजा स्ट्रिप जहां पे कि अभी हमास रूल करता है और लड़ाई किया है, वो इनफैक्ट एक समय में मिस्र का ही पार्ट था, इजिप्ट का ही पार्ट था, लेकिन 6 डे वॉर 1967 में मिस्र वो हार गई थी इसराइल से। और बाद में जो है जो ओस्लो अकॉर्ड होता है, तो यहाँ पे जो है फिलिस्तीनियों को बसाया गया और उनको एक तरह से स्वतंत्रता दी गई। फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी बनी 2 जगह, वेस्ट बैंक वो भी इसराइल ने जॉर्डन से छीना था, और गजा स्ट्रिप जो उन्होंने इजिप्ट से छीना था। इसके अलावा ये अपना बहुत बड़ा सा भूभाग जिसको सेनाई पेनिनसुला कहते हैं, वो एक डेजर्ट है, मरुभूमि, वो भी लूज कर गए थे 1967 के वॉर में, लेकिन बाद में इनकी जो एकॉर्ड होती है, कैंप डेविड एकॉर्ड, उसके तहत उनको वापस किया गया था। तो ये काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं इसराइल से लड़ाई में भी और शांति में भी, तो ये पढ़ लीजिएगा। हु इज खलील अल हया? ये इस लड़ाई का एक बहुत टर्निंग पॉइंट था। इस व्यक्ति को, उसके थ्रू हम लोग उस इवेंट को समझने की कोशिश करते हैं। ये व्यक्ति कौन है? यदि आप गेस नहीं कर पाए हैं तो देखिए, ये हमास के लीडर थे और निगोशिएटर थे, आप इनका फोटो देख सकते हैं, जो कि कतर में बैठ के इजराइल के साथ में निगोशिएशन कर रहे थे। उसी समय में इजराइल ने उस बिल्डिंग पे बॉम्ब गिरा दिया। कैन यू बिलीव दिस, कि आपके साथ निगोशिएशन हो रहा हो, थर्ड कंट्री जो न्यूट्रल है वो हेल्प कर रहा हो, और आप वहां बम गिरा दें। इससे अमेरिका इतना नाराज हुआ, पूरी अरब वर्ल्ड इतनी नाराज हुआ कि उन्होंने तो नाटो टाइप की संधि करने की सोचने लगे, और लगा कि मतलब पता नहीं हमास और इजराइल वॉर कहाँ तक जाएगा। लेकिन फिर ट्रंप कूदे, उन्होंने कहा कि एनफ इज एनफ और लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद हुई। इसलिए खालिद हैया ने अपनी जान दे करके, एक जान बचा के, इनफैक्ट इनकी जान नहीं गई, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये बच गए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वहां पे 6 लोग मारे गए, लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर हिम खलील हैया बच गए, और बच भी गए, और हमास और इसराइल की वॉर भी रुक गई। और इस घटना ने जो पोलराइज किया अरब वर्ल्ड को, वो एक कारण था इसराइल के थोड़े नरम पड़ने का। अब आइए, नोबेल प्राइज जो 2025 ये अक्टूबर मंथ उसका होता है, और इसमें तमाम तरह के क्वेश्चन चलिए, लेकिन मैं इसको लिमिट रख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा नहीं है कि आपको लगातार पूछे कि मेडिसिन में किसको मिला, फिजिक्स में किसको मिला, केमिस्ट्री में किसको मिला, बायोलॉजी में किसको मिला, लाइक दैट। हम लोग जो है फोकस करेंगे लिटरेचर पे, पीस पे, और बाकी की टेबल में आपको दे देता हूँ। सो आई एम आस्किंग हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज 2025। ये बहुत ही
एक तरह से इंट्रिगिंग हो गया। इंट्रिगिंग का मतलब होता है स्टूडेंट इंटरेस्टिंग इन ए पर्टिकुलर वे। ये बहुत इंट्रिगिंग हो, क्योंकि ट्रम्प महोदय जो कि हर जगह बोलते हैं युद्ध रुकवा देता हूँ, युद्ध रुकवा देता हूँ, इंडिया पाकिस्तान, और क्लेम करते रहते हैं, वो खुद ही कह रहे थे कि हमको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। अब वो तो अजीब बड़बोले टाइप के आदमी है, और पूरी दुनिया देख रही थी कि क्या वो नॉर्वे में नोबेल प्राइज कमेटी होती है जो 100 साल से भी ज़्यादा से 125 साल से जो है पुरस्कार देती रही है बहुत ही न्यूट्रल वे में, क्या वो झुक जाएगी? इनफैक्ट एक बार तो उन्होंने जो है नॉर्वे से बात तक कर लिया था कि भाई दिलवाओगे ना टाइप ऑफ, और कई जो है राष्ट्राध्यक्ष से उन्होंने लिखवा करके दिया कि ट्रम्प को मिलना चाहिए। अजीब टाइप की एक हरकत थी उनकी, इसलिए पूरी दुनिया देख रही थी कि क्या नोबेल पीस प्राइज ट्रम्प को जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो गया किसको, वो मैं पूछ रहा हूँ, ये गया इस मोहतरमा को, मतलब मैडम को, और ये है मारिया कोरोना मचाडो। ये वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर हैं। क्यों इनको मिला नोबेल प्राइज? पीस प्राइज कमेटी कहती है कि अपने जान पे खेल करके डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए वहाँ के जो लॉन्ग स्टैंडिंग पिछले 13-14 सालों से जो एक डिक्टेटर हैं निकोलस मडुरो, जो कि फर्जी पना करके इलेक्शन जीतते रहे हैं, उससे वो टक्कर ले रही है अपनी जान खेल करके। अभी छिपी हुई है, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। तो मतलब बेसिकली यदि आप अपनी जान को खतरे में रख करके पीस लाने की कोशिश करते हो, डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करते हो, तो आपको दिया जाता है नोबेल पीस प्राइज, का कहना है। लेकिन बाद में जब इसकी कई और डिटेल आई तो ये थोड़ी परत खुलने लगी कि नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने एक बीच का रास्ता अपनाया है, और उन्होंने ट्रम्प को उतना नाराज भी नहीं किया है, क्योंकि जीतने के बाद मचाडो ने एक अजीब सी बात कही। उन्होंने अपने पुरस्कार को ट्रम्प को डेडिकेट कर दिया, ये कहते हुए कि ट्रम्प जो है हेल्प कर रहे हैं अपोजिशन को वेनेजुएला में डेमोक्रेसी लाने के लिए मडुरो को अगेंस्ट में। ट्रम्प ने डायरेक्टली जो है इसको एक्नॉलेज किया और ये कहा कि हम तो मडुरो को हटा करके रहेंगे। कई लोग ये कहते हैं कि ये एक तरह से नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने अगले साल के पीस प्राइज के लिए ट्रम्प का रास्ता ओपन कर दिया है। ट्रम्प के ही समर्थक को उन्होंने दे करके ट्रम्प को नाराज भी नहीं किया है। यदि ऐसा है तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पूरा जो मामला है ये पॉलिटिसाइज हो गया है, पावर और इंटरेस्ट का खेल हो गया है, आप तो समझते ही हैं। हु वॉन द लिटरेचर नोबेल प्राइज 2025? यहाँ पे कोई पावर इंटरेस्ट का खेल नहीं है। डियर स्टूडेंट, एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि नोबेल पीस प्राइज पॉलिटिसाइज हो जाता है, क्योंकि जनरली ये लीडर को दिया जाता है। यहाँ ये भी याद रखने की बात है कि महात्मा गांधी को ये नहीं दिया गया, जो शांति के प्रतीक थे। हु वॉन द लिटरेचर पीस प्राइज, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, और ये दिया गया है, इनका नाम पढ़ना भी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, लास्लो Krasenjanoorkai, सॉरी Krasenjanoorkai। ये हंगरी के हैं, आप देख सकते हैं, देखने में भी बड़े ही यूनिक पर्सनैलिटी इनकी है। बाल किस तरह से आप देख सकते हैं, वेवर उजले। और ये जो है Krasenjanoorkai जो हैं, ये जाने जाते हैं अपने डायस्टोपियन के लिए। अब डायस्टोपियन जो है ये यूटोपियन का उल्टा है। यूटोपियन क्या होता है कि बहुत अच्छा जो कि कभी हो नहीं सकता है, ऐसा शहर, ऐसी व्यवस्था, यूटोपिया। उसका उल्टा है डायस्टोपिया, मतलब ऐसा भयानक जिसकी कि आप सपना देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए, और नींद खुले तो आप बहुत खुश हो के सपना था, तो उसको डायस्टोपिया कहते हैं। जैसे 1984 जो जॉर्ज ऑरवेल की है, वो एक फेमस डायस्टोपिया है। तो डायस्टोपियन लिखते हैं मेलंकोलिक, बहुत ही दुख से भरा हुआ, मेलंकोली मतलब दुख से भरा हुआ, और पोस्ट मॉडर्न वर्क उनका होता है, जो कि एक अजीब टाइप का एक सेंटेंस ये लिखने के लिए जाने जाते हैं जो बहुत लंबा होता है, अनब्रोकन, कोई कॉमा कोई सेमी कॉलन नहीं होता है, उसको समझने में थोड़ी परेशानी होती है, उस टाइप का ये लिटरेचर के लिए जाने जाते हैं। लास्लो Krasenjanoorkai। अब यहाँ पे जो बाकी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी में नहीं, मेडिसिन में दिया जाता है, इन सब का नाम है ये, और दिया जो जा रहा है फिजिक्स जो है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, जो कि अभी बहुत रेज में है एआई की तरह। केमिस्ट्री में जो है ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एमओएफ, एक न्यू टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर के लिए दिया गया है। मेडिसिन में जो है ऑलवेज इम्यून सिस्टम पे दिया जाता है, ये भी जो है रेगुलेटरी टी सेल जो है शरीर की इम्यूनिटी के बारे में, उस पर दिया गया है। और इकोनॉमिक्स इस बार बहुत ही
फेमसली जो है इसके लिए दिया गया है कि कोई कंट्री अमीर कब बनती है, इस पर फोकस करते हुए ये कहा गया है तब बनती है जब वो कंट्री इनोवेट करती है। इनोवेशन इज द वे टू प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। और उसमें उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, फ्रेज जो क्वाइन किया था जोसेफ स्कूम्पीटर ने, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, वो है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। जैसे कि एआई इज क्रिएटिवली डिस्ट्रक्टिंग द इंटरनेट, इसी तरह से वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है उसने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन किया नॉर्मल टेलीफोनी का। इंटरनेट ने जो है पुराने जो थे टाइपराइटर उन सबको मतलब चेंज कर दिया, पुराने जो वे ऑफ कम्युनिकेशन थे उसको चेंज कर दिया। तो इस तरीके से उनका ये कहना है कि जो कंट्री क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन करेगी, जो लगातार इनोवेट करेगी, वही कंट्री जो है वो आगे बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी होगी इकोनॉमिक्स में। तो सबका नेम देख लीजिए, थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट जो है, ट्रंप की छाप इंडिया में बहुत तरीके से है, हम बहुत तरीके से दुखी हैं। H1B वीसा हो, चाहे रेसिप्रोकल टैरिफ हो, ऑयल हमें खरीदने पे झड़प लगाने की हो, चाहे झूठ बोलने की हो कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने हस्तक्षेप किया, बहुत तरीके से ट्रंप हमें दुखी करते रहे। एक और तरीके से उन्होंने हस्तक्षेप किया सर्जेई गोर। अब मैं पूछ रहा हूँ हु इज सर्जेई गोर? सर्जेई गोर जो है उनको उन्होंने बनाया अमेरिका का राजदूत इंडिया में, जो कि ट्रंप के भक्त हैं और उसी टाइप की बातें करते हैं। इससे हमें कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। इसके पहले जो एरिक गैरसेटी थे वो काफ़ी सुएव थे और लिबरल थे, डेमोक्रेट थे, वो बहुत ज़्यादा इंडिया के मामले में नाक नहीं घुसेरते थे। लेट अस सी सर्जेई गोर किस टाइप का बिहेव करते हैं। दिल्ली में अभी ये बैठे हुए हैं सर्जेई गोर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, गजा समिट इन विच इजराइल हमास पीस टॉक वाज फाइनलाइज्ड हेल्ड इन विच सिटी? तो अभी आप इसको गेस कर सकते हैं, जब इजिप्ट ने इतना बढ़ चढ़ करके भाग लिया तो इजिप्ट में ही ये गजा समिट हुई 13 अक्टूबर को। और ये हुई एक ब्यूटीफुल शहर है, वहाँ पे रिसोर्ट शहर बोलते हैं, शर्म अल शेख, जहाँ पे कि 2-3 साल पहले जो है क्लाइमेट टॉक भी हुआ था, COP27 मुझे लगता है शर्म अल शेख में हुआ था। तो उसी शर्म अल शेख में जो है ये इतने लीडर मिलते हैं। आप यहाँ मिस्टर ट्रंप को देख सकते हैं, ये तो किंग सलमान हैं, प्रिंस सलमान जो सऊदी अरबिया के, यहाँ पे शायद पाकिस्तान के शहबाज शरीफ दिख रहे हैं शायद, या ये होंगे। और ये पीस टॉक होती है और बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस पीस टॉक में ना तो इजराइल को इनवाइट किया गया ना हमास को। तो जिसके लिए पीस टॉक है वो कहीं नहीं है। इनफैक्ट इस टाइप की पीस टॉक अभी लगातार होती है, जैसे रूस और यूक्रेन के वॉर के लिए पीस टॉक में ना यूक्रेन नहीं होता, रूस तो होता है लेकिन यूक्रेन ही नहीं होता। तो इस टाइप की भी है। जब डियर स्टूडेंट यदि आप हिस्ट्री में देखेंगे तो ऐसा बहुत बार होता है। एक मैं आपको वाकया बताना चाहता हूँ जो हिस्ट्री में दर्ज है, कि जब हिटलर ने जो है चेकोस्लोवाकिया का सडन लैंड को छीनने की जो है पेशकश की कि मैं तो छीन लूंगा, या तो मुझे दे दो नहीं तो मैं खा जाऊंगा। क्यों? उनका कहना था कि ये गलत ढंग से जर्मन डोमिनेटेड टेरिटरी को वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है चेकोस्लोवाकिया में मिला दिया गया है। जब वहां पे तुष्टीकरण की नीति के तहत, अपीसमेंट के तहत फ्रांस और यूके ने कहा कि चलो पीस टॉक करते हैं, देखते हैं क्या बन के निकल के आता है हिटलर के साथ, तो उस टॉक में जो है चेकोस्लोवाकिया शामिल नहीं था। आप इस चीज को समझो, उसकी जमीन को लेने और देने की बात हो रही है, लेकिन जिसके जमीन को लेने और देने की बात हो रही है वो ही खुद उस पीस टॉक में शामिल नहीं है। और उसी पीस टॉक में फैसला हुआ कि यस, हिटलर को दे दिया जाए सडरलैंड, मतलब एक पार्ट जो चेकोस्लोवाकिया का है। तो ऐसा जो है कमजोर राज्यों के साथ होता रहता है, जहां उनके भाग्य के बारे में फैसला हो रहा हो और वो खुद ही शामिल ना हो रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री टू क्वालिफाई फॉर द 2026 फीफा वर्ल्ड कप? अब देखिए, फीफा वर्ल्ड कप में 24 या 32 कंट्री क्वालिफाई करते हैं 190 कंट्री में से। इंडिया तो आज तक क्वालिफाई भी नहीं कर पाया जब से क्वालिफिकेशन सिस्टम हुई है। कितना डिफिकल्ट हो सकता है आप समझ सकते हैं। हर कंटिनेंट को कुछ कोटा दिया जाता है, अफ्रीका को भी दिया गया है, और अफ्रीका से एक ऐसी कंट्री ने इस बार क्वालिफाई किया उन 24 या 32 कंट्री ने कि पूरी दुनिया चौंक गई। इतनी छोटी सी कंट्री है, स्मॉलेस्ट ऑफ द कंट्री, और वो जो है अपने प्रतिद्वंदी को हरा करके कैमरून जैसे, और वो जो है जीतती है अफ्रीका के उस कुछ सीट्स को जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप मतलब फुटबॉल के लिए जो सबसे पॉपुलर ओलंपिक के बाद मानी जाती है, शायद ओलंपिक से भी ज़्यादा मानी जाती है, वो कौन सी कंट्री मैं पूछ रहा हूँ।
उस कंट्री का नाम है केप वर्डे। मुझे पता है कि मेरे कई स्टूडेंट को पता भी नहीं हुआ केप वर्डे कहाँ पे है, इसलिए मैंने ये मैप दिया है। ये अफ्रीका का मैप है, अफ्रीका के मेन लैंड में है भी नहीं, यहाँ पे एक डॉट टाइप का है, मतलब यहाँ पे ना एक एकदम बूंद जैसी है। ये केप वर्डे है यहाँ पे ऑफ द कोस्ट, ये कैनरी कोस्ट कहलाता है। यहाँ पे जो है नाइजर एंड ऑल कंट्री है, रिवर नाइजर बहती है, वहाँ पे जो है केप वर्डे है। और ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करते हैं। एक इंफॉर्मेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन भी बन सकता था कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 हो कहाँ रहा है। इसके 3 होस्ट कंट्री हैं, कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए। ध्यान रखिएगा, कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट मिल करके, जो कि तीनों पहले नाफ्टा में थे, अब जो है यूएस एम और सीए इन्होंने जो बनाया है, उस मैका जो भी है, तो उस तीनों मिल करके जो नॉर्थ अमेरिका के जो 3 कंट्री हैं, वो मिल करके फीफा वर्ल्ड कप 2026 कर रहे हैं। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? ये बहुत ही मजेदार सिचुएशन है, आप लोग को जानना चाहिए, इस पे बहुत चीजें हम लोग समझ सकते हैं। इसका आंसर तो है, चलिए, सेबेस्टियन लोकार्नू। अब ये जनाब जो हैं, ये अभी फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं। हुआ ये कि 6 अक्टूबर को महज 26 दिन ऑफिस में रहने के बाद ये रिजाइन कर देते हैं। रिजाइन करने का मेन रीजन जो था, ये वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के हेड होते हैं, इंडिया के जैसे, लेकिन इंडिया से बहुत डिफरेंट है। क्यों, मैं बाद बताऊंगा। ये 26 दिन के अंदर ही रिजाइन करते हैं। रिजाइन करने का मेन कारण होता है, इससे सरकार संभलती नहीं है, ये पेंशन रिफॉर्म करना चाहते हैं, और उसमें जनता सड़क पे आ जाती है, और ये एक तरह से पॉपुलैरिटी लूज कर जाते हैं, और ये रिजाइन कर देते हैं। लेकिन उसके 4 ही दिन बाद प्रेसिडेंट मैक्रोन फ्रांस के फिर से इनको रीअपॉइंट कर देते हैं। अब आपको लगता होगा कि ऐसा क्यों हुआ कि 4 दिन के अंदर रीअपॉइंट करना पड़ा। इनफैक्ट मैक्रोन थक गए होंगे, जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं तब से 6 डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर उनको अपॉइंट करना पड़ा है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर वहां कुछ 6 महीने साल भर भी टिकता नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, उसका कारण समझिए। वहाँ की पॉलिटिक्स अभी फ्रांस की बहुत ही एक तरह से फ्रैगमेंट हो गई है। वहाँ पे 3 धड़े हैं। एक धड़ा जो है वो मैक्रों का है, जो कि सेंटर में है, सेंट्रिस्ट है यदि हम आइडियोलॉजी को देखें। और एक फार राइट जो है, ली पेन की जो है नेशनल रैली है, जो इतनी तेजी से उभर रही है कि लोग कह रहे हैं कि अगली बार शायद उसके राष्ट्रपति हो जाएंगे। और लेफ्ट जो है वो भी बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे। और ये लेफ्ट जो है अलायंस में है, लेफ्ट अलायंस जैसे अपने यहाँ वेस्ट बंगाल में है, और वो सेंट्रिस्ट पार्टी जो है उसको सपोर्ट करती है। अब हुआ ये है कि फ्रांस एक अजीब टाइप की पॉलिटी है, जिसको सेमी प्रेसिडेंशियल कहते हैं। इसमें ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट अमेरिका की तरह एग्जीक्यूटिव होते हैं, सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म में होती है, जैसे इंडिया में। और वो प्रेसिडेंट जो है वो उसको अपॉइंट करते हैं, जस्ट लाइक इन इंडिया। इंडिया में भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। और जैसे इंडिया में होता है या यूके में होता है कि प्राइम मिनिस्टर उसको ही अपॉइंट करते हैं जो बहुमत जो दल होती है पार्लियामेंट में उसके लीडर को करते हैं, उसी तरीके से वहां भी प्रेसिडेंट फ्रांस के जो बहुमत होती है पार्टी या कोलिशन, उसके लीडर को प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि वहां के पार्लियामेंट में पूरी तरह से जो है वो सेंट्रिस्ट पार्टी जो है उसका बहुमत नहीं है, इसलिए उनको लेफ्ट के साथ में जो है समझौता करना पड़ता है। और कोई भी ऐसी यदि काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, जैसे इंडिया में है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं जैसे अमेरिका में है, दोनों मिल करके सत्ता चलाते हैं। ऐसा नहीं है जैसे इंडिया जैसा कि प्रेसिडेंट चुपचाप बैठे रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं, या अमेरिका जैसा जहां प्राइम मिनिस्टर नाम की कोई चीज भी नहीं होती। यहाँ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों मिल करके सरकार चलाते हैं। एक हेड ऑफ द स्टेट कहलाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव बहुत सारे पावर के साथ, और दूसरे हेड ऑफ द गवर्नमेंट बहुत सारे पावर के साथ। जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं प्राइम मिनिस्टर जो कि लिबरल होती है, इकोनॉमी को लिबरलाइज करती है, तो लेफ्ट पार्टी जो है वो समर्थन वापस लेने की धमकी देती है, और इसके चलते प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है, और फिर बड़ी मुश्किल होती है दूसरे प्राइम मिनिस्टर चुनने में। इसलिए अभी तक 6 प्राइम मिनिस्टर चुना जा चुका है। फ्रांस की जो ये व्यवस्था है सेमी प्रेसिडेंशियल, ये 1958 में आती है, जब वो अल्जीरिया जो है अपनी कॉलोनी को लूज करते हैं। अल्जीरिया फ्रांस के लिए उसी तरह का ज्वेल क्राउन था जैसे इंडिया के लिए
इंडिया इंग्लैंड के लिए। और उसके वहाँ पे रिवॉल्यूशन होता है, फ्रेंच फैनन को याद कीजिए, और उस रिवॉल्यूशन के बाद जो अल्जीरिया इंडिपेंडेंट हो जाती है, वो एक पॉलिटिकल क्राइसिस को जन्म देता है फ्रांस में, और उसके चलते वहाँ नई कॉन्स्टिट्यूशन लिखी जाती है जिसको फिफ्थ रिपब्लिक कहते हैं। लेकिन फिफ्थ रिपब्लिक में जो सेमी प्रेसिडेंशियल व्यवस्था कर दी गई, वो अब जो है गले की फांस फ्रांस के लिए बन चुकी है। कई लोग कहते हैं कि ये बड़ी ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, वहाँ बहुत पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इस सिस्टम के चलते आई है। एक और टर्म आप लोग जान लीजिए, उसको कहते हैं कोहैबिटेशन। बड़ी इंटरेस्टिंग है। यदि ऐसा हो जाए कि प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का चुनना पड़े, मतलब किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को पार्लियामेंट में मेजोरिटी हो जाए और प्रेसिडेंट किसी दूसरी पार्टी का हो, तो सोचिए क्या व्यवस्था होगी। आपको अपने दुश्मन के साथ में, यदि पॉलिटिकल दुश्मन कहें, तो सरकार चलानी पड़ेगी, और ये बहुत ही अनईजी सिचुएशन हो सकता है, और बात बात पे जो है तकरार प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में हो सकती है। ऐसा भी हिस्ट्री में हुआ है फिफ्थ रिपब्लिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इजराइल। मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि अक्टूबर में एक इसमें विशिष्ट घटना हुई है। पहले देखिए नाम क्या है। ये नाम है निसेट। ये तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, निसेट, ड्यूमा। ड्यूमा जो है वो, ड्यूमा किसकी है? ड्यूमा जो है वो रसिया की है। डाइट जो है वो जापान की है। राडा जो है यूक्रेन की। सब पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हुआ है। ये है निसेट, पार्लियामेंट इजराइल की, और अक्टूबर के महीने में ट्रंप आते हैं, निसेट में भाषण देते हैं। थोड़ी बहुत वहाँ हंगामा भी हुआ था, कुछ को निकाला गया था, लेकिन ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यहीं से जो है गजा वॉर रुकने की कवायद शुरू होती है। हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? जापान, जिसका मैंने कहा ना कि इसकी जो पार्लियामेंट है, मुझे लगता है इसका नाम है डाइट। यहाँ पे भी जो है पॉलिटिकल अपहीवल चल रहा है। यहाँ पे एक पार्टी है, उसका नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि 70 साल से, जब से नया कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तब से वही पार्टी शासन करती है। ये कांग्रेस जैसी है, लेकिन कांग्रेस का तो 15 साल में ही वर्चस्व खत्म हो गया, लेकिन एलडीपी का चला जा रहा है। एलडीपी पार्टी में भी बहुत सारे टर्मोइल हैं। अपनी मेजोरिटी वो दोनों ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट में लूज कर चुके हैं। इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे, काशिदा, उनको जो है रिजाइन करना पड़ा। लेकिन उसी पार्टी की साइने ताकाइची, ये बनती हैं जापान की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर। याद रखिए, जापान जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। वहाँ पे राजा हैं, उनका नाम भी देख लीजिएगा, शायद होरी होतो करके कुछ हैं, और वो राजा बहुत समय से वो वंश राज कर रहा है। तो वो इंग्लैंड के जैसा है। वो राजा जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, लेकिन उन्हीं को करते हैं जो पार्टी बहुमत में होती है उसके लीडर को। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, ताकीची। which is the first company in the world to have market capitalization of more than 5 trillion US डॉलर। अब ये इतनी बड़ी खबर है। पहले तो जानिए ये कंपनी कौन है। ये कंपनी है एनवीडिया। इसका ये लोगो है एनवीडिया। यदि आप गेम खेलते हैं तो आपको एनवीडिया के बारे में बहुत कुछ पता होगा, अदरवाइज बहुत कम। 2530 साल से, जब से कंप्यूटर का लाइफ में वर्चस्व बढ़ा, तब से एनवीडिया जानी जाती थी स्पेशलाइज्ड ग्राफिक कार्ड बनाने के लिए, जिसके बगैर हाई एंड गेम खेलना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब एआई का प्रादुर्भाव हुआ आज से 2-3 साल पहले, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी एंड जेमिनी एंड ऑल, तो आग लग गई इसके शेयर में। क्योंकि जो एआई को प्रोसेस करने के लिए जिस लेवल का सॉफ्टवेयर चिप चाहिए, ब्रेन चाहिए, वो एनवीडिया ही दे पा रही थी बेस्ट। और उसके चलते इसके शेयर ऐसे बढ़े 700% तक, इस टाइप से बढ़ गए कि आज ये कंपनी का जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन मतलब इसके यदि सारे जो शेयर हैं यदि उसको बेच दिया जाए तो उसकी वैल्यू 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा होगी। अब इस अमाउंट के बारे में यदि आपको अंदाज दें तो समझ लीजिए कि इंडिया की जीडीपी 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। मतलब यदि आज एनवीडिया के सारे शेयर को बेच दिया जाए तो इंडिया के जीडीपी की लगभग दुगनी के आसपास हो जाएगी। यदि एक कंट्री होता, यदि एक नेशन होता, तो ये दुनिया की तीसरी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी होती, यूएसए और चाइना के बाद एनवीडिया नाम की कंट्री जो है वो तीसरी होती। क्योंकि जो तीसरे नंबर पे जो जर्मनी है
उसका भी 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर नहीं है। कैन यू बिलीव कि इस टाइप की कंपनी, जाइंट कंपनी एनवीडिया बन चुकी है, 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर। हु इज द एनवीडिया सीईओ? अब देखिए, आप सुंदर पिचाई का नाम जानते हैं, सत्या नडेला का जानते हैं, लेकिन एनवीडिया के सीईओ का नाम नहीं जानते, जबकि ये 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की कंपनी है, मच बिगर देन माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल एंड फेसबुक। इनके सीईओ हैं जैनसन हुएंग। जैनसन हुएंग जो है, सॉरी, जैनसन हुएंग जो है, सॉरी कि मैं जल्दी से स्लाइड को हटा, जैनसन हुएंग जो है ताइवान में जन्म लेते हैं, अमेरिका के नागरिक बनते हैं, अमेरिका नागरिक हैं या वहां जाते हैं काम करने, और वो बन जाते हैं एनवीडिया के सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट कैटेगराइज एज ए रेयर अर्थ एलिमेंट? अब ये रेयर अर्थ एलिमेंट इतनी बड़ी चीज बन गई है। अभी आपने देखा होगा चाइना ने जो है रेयर अर्थ मटेरियल पे 10% का कुछ बैन लगा दिया एक्सपोर्ट पे, और उस पर पूरी दुनिया चरमराने लगी। कार बनने से लेकर के इलेक्ट्रिक जो ईवी होते हैं, सोलर पैनल और मेनी अदर जो चिप बनते हैं, उसमें जो है रेयर अर्थ मटेरियल का यूज होता है, और पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। ट्रम्प घबरा गए और चाइना भाग के उनको जाना पड़ा, हाथ मिलाना पड़ा, टैरिफ कम करनी पड़ी, तब रेयर अर्थ की जो एक्सपोर्ट है उसको ईज आउट किया चाइना ने। रेयर अर्थ क्या होता है, मैं ये आपको बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इसमें से सभी रेयर अर्थ हैं, लेकिन रेडियम रेयर अर्थ नहीं है। ये जो है रेडियम जो है, इसको आप न्यूक्लियर मिनरल कह सकते हैं, जिसे बॉम्ब बनते हैं, रेडियम, प्लूटोनियम एंड ऑल। अब रेयर अर्थ क्या है, इसके बारे में यहाँ पे दी गई है। इसकी यूनिक मैग्नेटिक, कैटालिटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है। इसके चलते रेयर अर्थ एलिमेंट जो हैं वो इसेंशियल हैं क्लीन एनर्जी जितने भी बनती है, सोलर एनर्जी या अदर, और मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट और हाईटेक और इलेक्ट्रिक व्हीकल सब में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो रेयर अर्थ एलिमेंट का है वो कौन है? अब तक आप समझ गए होंगे कि ये चाइना ही है। बाय द फार मार्जिन वर्ल्ड का 2/3 ग्लोबल प्रोडक्शन चाइना करता है। यूनाइटेड स्टेट सेकंड नंबर पे है, लेकिन 11 से 12% केवल। इसीलिए यूएस जो है चाइना के सामने झुकना पड़ा, ओनली बिकॉज ऑफ, मतलब मेनली बिकॉज ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल। The only French president in history to be convicted for a criminal act। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है, इंट्रिगिंग न्यूज है। अब ये जनाब का नाम क्या है पहले देख लीजिए। ये हैं निकोलस सरकोजी। निकोलस सरकोजी अभी जो है 70 साल के हैं और इस टाइप के दिखते हैं। इनको जो है अभी जेल हो गई है, शायद 5 साल के लिए जेल हो गई है। इन पर आरोप ये लगाया गया है, ये 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति थे। उन पे आरोप ये लगाया गया है कि 2007 के इलेक्शन में जो उन्होंने जीता, इन्होंने लीबिया के जो डिक्टेटर थे कर्नल मुआम्मर गद्दाफी, जिनको कि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रिमिनल माना जाता है, उनसे इन्होंने फंडिंग लेकर के अपनी चुनाव जीती। सीक्रेट वे में, बताया नहीं। ये क्रिमिनल एक्ट है और इसके चलते इनको सजा हुई है। मैं यहाँ पे फोटो दे रहा हूँ, 2010 का ये फोटो है, जब सरकोजी एक बार ही केवल इंडिया आए थे। इंडिया में इसको लेकर के काफ़ी परेशानी हुई थी, क्योंकि ये अपनी पत्नी के साथ नहीं आकर के, आप ये देख सकते हैं, इस मोहतरमा के साथ आए थे जिनका नाम है क्लारा ब्रूनी। ये अभी भी इनके साथ में है। जब ये जेल जा रहे थे, आप वीडियो देख सकते हैं, तो क्लारा इनके साथ में थी। क्लारा इनकी पत्नी नहीं है, गर्लफ्रेंड है। दोनों लिविंग इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। इंडिया में परेशानी ये हुई थी कि इंडिया के प्रोटोकॉल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि यदि कोई हेड ऑफ द स्टेट फॉरेन का आए, जो स्टेट गेस्ट होता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड को कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए। पत्नी के लिए तो है, लेकिन गर्लफ्रेंड के लिए नहीं। और सरकोजी जी का कहना था कि हम तो अपने गर्लफ्रेंड के साथ ही आएंगे। इससे इंडिया के डिप्लोमेटिक सर्कल में बहुत ही परेशानी का सामना हुआ था। सरकोजी जो है अपने फ्रैंक बिहेवियर के लिए जाने जाते थे, एक इफेक्टिव प्रेसिडेंट के रूप में। और ये बहुत ही एक तरह का अच्छा या बुरा, इस पर डिबेट हो सकता है कि उनको इलेक्शन में फंडिंग के नाम पे जेल हुई है, लगभग उसी टाइप की जेल जैसे अरविंद केजरीवाल को हुई थी। 47th आसियान समिट कहाँ पे हुआ? अब आसियान और उससे रिलेटेड समिट जो है अभी हुई है कुछ ही दिन पहले। कहाँ हुई है, देखिए क्या क्या उसके साथ हुआ है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 47th आसियान समिट जो है वो 26 अक्टूबर 25 को जो है कुआलालंपुर मलेशिया में होती है। क्यों? क्योंकि मलेशिया अभी आसियान
के प्रेसिडेंट हैं, मतलब चेयर होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 26 से लेके 28 तक 3 दिन में तमाम तरह के जो है समिट होते हैं। पहला समिट जो है फर्स्ट डे आसियान समिट होता है, जिसमें 11 आसियान कंट्री भाग लेते हैं। 11th कौन है? ईस्ट टाइमोर, टाइमोर लेस्टे। सेकेंड जो है 28 ASEAN+3, ASEAN+3 कहते किसको ये भी मैं बताऊंगा। ASEAN+3 APT समिट होती है। कब होती है? ये 27 अगले दिन जो है वो ASEAN+3 होती है। ASEAN+3 में 3 कंट्री और शामिल हो जाते हैं। आसियान के 11 कंट्री में ये है चाइना, जापान और साउथ कोरिया। तो ASEAN+3 होता है, इसकी बैठक 27 को होती है। जब इसमें 6 कंट्री शामिल हो जाते हैं, मतलब ASEAN+3 में 3 कंट्री और मिल जाते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो ये बन जाती है ASEAN+6। जब इसमें 2 कंट्री और मिल जाते हैं, USA और रसिया, तो ये बन जाती है ASEAN+8, जिसको कहते हैं ईस्ट एशियन समिट। तो जो 28वां ASEAN+3 समिट जो है अगले दिन होती है। थीम ऑफ द 2025 आसियान समिट क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। 2025 आसियान समिट, इसका थीम है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये जो है इस बार का थीम है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट उसी से रिलेटेड है 5th रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP समिट भी वहीं पे होता है। क्यों होता है समझिए। RCEP ये तो हुआ तो 27 को, जिस दिन APT होता है ASEAN+3। जो RCP है ये 2020 में एग्रीमेंट हुआ, 2022 में ये फोर्स में आई। इसमें ASEAN+6 जो है वही बनाता है। लेकिन आप एक गौर करेंगे इंटरेस्टिंगली कि इंडिया इसमें नहीं है, इंडिया इससे हट गया। इनफैक्ट इंडिया को ऑफर किया गया था, क्योंकि ASEAN+6 अभी आपने पिछले स्लाइड में देखा वही RCEP बनता है, लेकिन इंडिया उससे हट गया क्योंकि इसको लगा कि इसमें चाइना का डोमिनेंस है, चाइना अपने पर्पस से इसको लीड कर रहा है। इसकी बैठक जो 5वीं बैठक है RCEP की, वो होती है 27 अक्टूबर को, सेम जगह कुआलालंपुर मलेशिया में। यहाँ पे एक और समिट होती है, इसको आसियान इंडिया समिट कहते हैं, जो 2002 में शुरू हुई है। इसकी 22वीं जो है बैठक आसियान इंडिया, जिसमें कि मोदी जी को भाग लेना था, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ट्रंप से वो मिलना शायद नहीं चाहते थे, शायद, या जो भी हो, बिहार इलेक्शन हो, वो वर्चुअल शामिल होते हैं। इसलिए आसियान इंडिया समिट जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होती है वर्चुअली। अक्टूबर 26 को ही जो है आफ्टर द आसियान समिट होती है कुआलालंपुर में ही। नेक्स्ट जो है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आसियान इंडिया समिट 2026 को डिजिग्नेट कैसा किया गया। आसियान इंडिया के पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में इसको कहा गया आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। और मोदी जी ने अपने भाषण में आसियान को इंडिया का कल्चरल पार्टनर करार दे दिया। आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन, ये सबको याद कर लीजिए। अभी भी हम लोग आसियान में ही हैं। 20th ईस्ट एशिया समिट वाज हेल्ड व्हेन एंड वेयर। आपको मैंने बताया कि जो ASEAN+6 में यदि USA और रसिया मिल जाते हैं तो आसियान ईस्ट एशिया समिट हो जाती है वो, और वो भी जो है आसियान समिट के साथ ही होती है। ये 27 अक्टूबर को कुआलालंपुर मलेशिया में होता है। आप समझ सकते हैं कि क्या वहाँ पे रेला लगा होगा समिट्स का, एक समिट के बाद दूसरा समिट, तीसरा समिट, और साइड लाइन में बायलैटरल सभी डायलॉग पार्टनर के साथ में आसियान समिट भी करती है, लाइक इंडिया के साथ, USA के साथ, रसिया के साथ, चाइना के साथ, साउथ कोरिया के साथ। वाओ, व्हाट ए सीन वुड हैव बीन, डिप्लोमेटिक सीन। ईस्ट एशियन समिट जैसा मैंने बताया, ये ASEAN+6+2 है। तो अभी इसमें आसियान में 11 मेंबर हैं, 6 मिलकर के जो हैं 17 हो गए, 2 मिलकर 19 मेंबर जो हैं, और ये स्टैब्लिश हुआ था 2005 में। विच कंट्री विल चेयर आसियान इन 2026। चलिए एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। अगले साल जो आसियान की ये सब समिट होगी, और सारे जो समिट होंगे जितने अभी मैंने कहा, वो होंगे किस कंट्री में? ये कंट्री है फिलीपींस, जो बनेगा चेयर नेक्स्ट ईयर 2026 में। हु इज डैनियल, अब हम लोग निकल चुके हैं आसियान और उसके समिट से। हु इज डैनियल नोरोडिस्काई, नोरोडिस्काई। तो नोरोडिस्काई, डैनियल नोरोडिस्काई एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू बन गया चेस के दुनिया में। हुआ ये कौन है पहले समझिए। ये हैं डैनियल, जिनकी की डेथ होती है। ये बेसिकली जो है इनकी डेथ जो है ट्रैजिक टाइप की होती है। सुसाइड तो ये नहीं करते हैं, लेकिन ये स्ट्रेस से, कई लोग कहते हैं कि डिप्रेशन और स्ट्रेस से इनकी डेथ हुई है।
और इसमें जो है ये जो जनाब है, इनका नाम है व्लादिमीर क्रामनिक। ये तो बहुत बड़े ग्रैंड मास्टर रहे हैं, चैंपियन रहे हैं। इनका जो है एक रोल इसमें आ गया, कैसे? क्योंकि ये लगातार इन पे आरोप लगाते थे कि ये चीटर हैं, ये कंप्यूटर के सहायता से जो है वो चीट करके अपनी चेस मैचेस जीतते हैं, चेस का ज्ञान इनको कम है। इस बात से डैनियल को बहुत दुख होता था, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाए और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद से तो ऐसी हालत हुई कि व्लादिमीर क्रामनिक को इतनी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हुई, इन पर अभी एक इन्वेस्टिगेशन तक बिठा दिया गया है कि क्या इन्होंने हरास किया डैनियल को, जिसके चलते उनकी डेथ हुई। तो चेस के वर्ल्ड में जो चीटिंग है वो एक बहुत बड़ी इशू है। कई प्लेयर पे चीटिंग का आरोप लगाया जाता है। ये अमेरिकन थे, ये भी ध्यान रखें, अमेरिकन चेस ग्रैंड मास्टर थे। लेकिन इसके अलावा वो एक कमेंटेटर भी थे, आर्टिस्ट जैसे भी थे, और एजुकेशनलिस्ट थे। वो चेस की एजुकेशन भी देते थे। वेयर इज लॉवर म्यूजियम? अक्टूबर में जो है म्यूजियम की दुनिया में और चोरी की दुनिया में एक ऐसी घटना हुई कि आपको ज्वेल थीप जैसी जो फिल्म है, इंडियन मूवी, या और भी बहुत सारे मूवी हैं, शालीमार एंड ऑल, जिसमें एक तो ऋतिक रोशन की पिक्चर है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जिसमें कि वो चोरी करते हैं म्यूजियम में और हीरे जवाहरात, तो उसकी जो है याद दिला देता है एक्चुअल में। और ऐसी चोरी जो किसी पिक्चर में भी उतनी बड़ी चोरी नहीं हुई थी, ये होती है लॉवर म्यूजियम में। मैं पूछ रहा हूँ कि ये लॉवर म्यूजियम है कहाँ? ये लॉवर म्यूजियम जो है ये आप देख सकते हैं। फॉर्चुनेटली मैं लॉवर म्यूजियम गया हूँ, लेकिन ये इतना बड़ा था कि मैं तो बहुत जल्दी ही थक गया अंदर जा करके। ये पेरिस फ्रांस में सीन नदी के किनारे है। सीन नदी यहाँ देख भी सकते हैं। सीन नदी वहाँ की उसी तरह की नदी है जैसे इंग्लैंड में थेम्स और इंडिया में गंगा। उस नदी के किनारे जो है ये लॉवर है, ये लॉवर म्यूजियम है। इस लॉवर म्यूजियम में ऐसी ऐसी चीजें रखी हैं कि आप सोच के मतलब आपको रोए खड़े हो जाएंगे। लियोनार्डो दा विंची की जो ओरिजिनल पेंटिंग है, जिसको मोनालिसा कहते हैं, वो वहां पे टंगी हुई है, ओरिजिनल हाथ से बनी हुई। और ऐसे ऐसे हीरे जवाहरात है कि आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब इस कोहनूर हीरा तो ऑफ कोर्स लंदन टावर म्यूजियम में है, लेकिन उस टाइप की चीजें यहाँ पे है। ऑटोमन जो ऑटोमन टर्क एम्पायर थे, उसके सुल्तान और उसकी सुल्तानिया जो हीरे के मुकुट पहनती थी, वो सब वहाँ रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं फ्रांस के जो राजा महाराजा पहनते थे, ये 8 ऐसे ऐसे मुकुट जो हैं वो चोर चोरी करके ले गए। ये इनकी कीमत जो है अरबों में बताई जाती है। और आपको जान के ऐसी मतलब एक तरह से हंसी आएगी और आपको शर्म आएगा कि लॉवर म्यूजियम जैसे म्यूजियम की सुरक्षा इतनी ढीली कैसे हो सकती है। एक वहां पे केवल उस दीवार के तरफ जिधर से सीढ़ी लगा करके चोर आए, सीढ़ी लगा के वो चढ़े, कांच तोड़ के घुसे, चोरी करके भाग गए, और एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा था। यहाँ इंडिया में तो हर गली कूचे में सीसीटीवी कैमरा है, और वहां देखिए कि उस ल्यूवर म्यूजियम के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ सीसीटीवी कैमरा तक नहीं था। ये शर्म की बात है। और यही वो सारे हीरे जवाहरात थे जो लेके वो भागे। सबसे और भी हंसी और इंट्रिगिंग बात है कि भागते हुए एक जो है मुकुट गिर पड़ा, वो लॉबी में गिरा हुआ मिला। मतलब इतनी ज्यादा बटोर नहीं पाए, 8 लेके भाग रहे थे, एक ऐसे ही गिर पड़ी, झोला में लेके भाग रहे थे। काइंड ऑफ आप समझ सकते हैं क्या होता है और कैसे चोरी हुई होगी और किन लोगों ने किया। अभी तक पकड़े नहीं गए लोअर। What is the name of the strongest hurricane to make landfall on Jamaica? अब चलिए कुछ साइक्लोन की बातें करते हैं। इंडिया में भी आए, वो आगे करेंगे, लेकिन वर्ल्ड में इस महीने में इस साइक्लोन ने तबाही मचाई। इसका नाम है मेलिसा। अब यहाँ पे जमाइका के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। ये तो मेलिसा जब लैंडफॉल की तो क्या भयानक सीन यहाँ पे आया, आप देख सकते हैं। जमाइका है कहाँ पे? देखिए, ये साउथ अमेरिका है। ये साउथ अमेरिका का सर दिख रहा है, और ये यूएसए का पूंछ दिख रहा है। ये फ्लोरिडा है, और इसके बगल में जो है ये हवाना है, क्यूबा। क्यूबा वहीं जो कम्युनिस्ट बन गई थी, जहाँ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। उसके बगल में ये हाइती है, जिस 2 पार्ट में है, डोमिनिकन रिपब्लिक और हैती। और यहाँ छोटा सा एक कंट्री है, उसका नाम है जमाइका। जमाइका हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्रिकेट को जानते हैं। ये जो पूरा इलाका है, इसको कैरिबियन कहते हैं, क्योंकि ये कैरिबियन सी है। और ये कहाँ है? तो आप यदि मैप में देखें, हम लोग तो यहाँ पे हैं, गौर कीजिएगा, इंडिया, और ये इंडिया से बहुत दूर है। हम लोग जो है अटलांटिक महासागर में भी बात कर रहे हैं। ये है साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, और इन दोनों के बीच में
जो गल्फ ऑफ मैक्सिको के नॉर्थ ईस्ट में जो छोटे छोटे आइलैंड हैं उसको कैरिबियन आइलैंड कहते हैं। कैरिबियन सी है यहाँ पे। इस कैरिबियन सी में बहुत सारे तूफान आते हैं जो अमेरिका के फ्लोरिडा पे को भी बहुत अफेक्ट करते हैं। इस तूफान को जो है चक्रवातीय तूफान को यहाँ पे हरिकेन कहा जाता है, कई बार इसको टॉर्नेडो भी कहा जाता है यदि वो बहुत सीवियर होता है तो। हरिकेन बेसिकली साइक्लोन है, उसको हम लोग के यहाँ साइक्लोन कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, वहाँ हरिकेन कहते हैं। कई कई नाम से इसको जाना जाता है। चाइना में इसी साइक्लोन को टाइफून भी कहते हैं। ये जमाइका क्यों फेमस है मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जमाइका की राजधानी किंगस्टन है और किंगस्टन में एक क्रिकेट मैदान है जहां पे कि इंडिया ने बहुत सारे मैच खेले हैं वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में। जमाइका के बहुत सारे फास्ट बॉलर होते थे। आपको शायद पता है कि नहीं कि जमाइका, बारबाडोस और बहुत सारे और छोटे छोटे कैरिबियन आइलैंड मिल करके जो है ये लोग वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम बनाते हैं। उसमें से एक तो साउथ अमेरिका की जो गयाना है वो भी शामिल हो जाते हैं, जो कि आइलैंड नहीं है। और ये सब मिल करके वेस्ट इंडीज कोई एक कंट्री नहीं है, केवल क्रिकेट के लिए बहुत सारे छोटे छोटे कैरिबियन आइलैंड के जो द्वीप कंट्री हैं वो जो है मिल करके जो है वो वेस्ट इंडीज बनाते हैं। और वेस्ट इंडीज में जब इंडिया मैच खेलने जाती थी तो किंगस्टन में जरूर मैच होता था और उसमें इंडिया के सुनील गावस्कर और ने बहुत ही झंडे गा रहे हैं। वहीं पे जो है मेलिसा ने तबाही मचा दी। द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एपेक जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडिया नहीं है। ये एक इकोनॉमिक फोरम है जिसमें कि यूएसए है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्री, 21 कंट्री हैं। इसकी जो है समिट कहाँ होती है, और ये जो है साउथ कोरिया में होती है अक्टूबर 31 से नवंबर 1 में। इस शहर का नाम है ग्वेना गॉजू। सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन इस समय बहुत खराब है, सॉरी डियर स्टूडेंट, आप लोग अच्छा प्रोनाउंस कर सकते हैं। जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है ये प्रमोट करती है फ्री ट्रेड थ्रू आउट एशिया पैसिफिक रीजन। इसमें 21 मेंबर आप देख सकते हैं, यूएसए भी इसके मेंबर है। इंडिया नहीं है इसमें, 7 आसियान नेशन भी मेंबर हैं। इसमें इंडिया को होना चाहिए मुझे लगता है, लेकिन शायद चाइना के चलते या, लेकिन चाइना और रशिया के साथ तो हम एससीओ में भी हैं, ब्रिक्स में भी हैं, मे बी। कॉप 30 पे चलिए कुछ बातें कर लेते हैं। कॉप 30 होने वाला है। कॉप 30 है क्या आपको पता है? ये रियो समिट जब हुई थी उस टाइम से रियो समिट के अगले, रियो समिट में ही एक फोरम फ्रेमवर्क बनता है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। और उसमें जो पार्टी साइन करते हैं उसको पार्टीज कहते हैं, मतलब साइनिंग पार्टी टू द UNFCCC। और उनकी सालाना बैठक होती है जिसको कि हम क्लाइमेट समिट कहते हैं। क्लाइमेट चेंज पे, ग्लोबल वार्मिंग पे चर्चा होती है, कुछ उसको सुधारने या उसको रोकने, मिटिगेशन, एडॉप्टेशन की बातें होती हैं, फंडिंग की बातें होती हैं, और इस इशू पे जो है सॉल्यूशन निकालने की बात मिल करके होती है। उसको हम कॉप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अभी तक जो है 29 कॉप हो चुके हैं। लास्ट बाकू अजरबैजान में होता है, और 30वां जो है वो कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, मैं पूछ रहा हूँ। ये हो रहा है बेलेम। बेलेम ब्राजील में हो रहा है, नवंबर 10 से 21, बस अब होने ही वाला है। समझिए परसों से ये जो है वो शुरू हो जाएगी। बेलेम कहाँ पे है जरा ये देखिए, ये ब्राजील है, ये जो ग्रीन वाली है, और यहाँ ये अमेजन की बेसिन है, ये अमेजन रिवर है, और ये यहाँ पे जो है समुद्र में मिलती है अटलांटिक में। वहाँ पे एकदम मुहाने पे डेल्टा पे जो है बेलेम नाम की जो शहर है, और इसीलिए ये एक बहुत सिंबलिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे कि कॉप हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वन ऑफ द एरिया जो अफेक्टेड होगी क्लाइमेट चेंज से वो अमेजन की बेसिन है। उसमें लाखों करोड़ों जीव जंतु हैं, उसमें रहने वाले ट्राइबल्स हैं। तो इसको लेकर के बेलेम हैज़ बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस जहाँ पे कि ये चर्चा होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है मैं उसी से रिलेटेड पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ हु इज अन्ना टॉनी। वैसे तो आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप कॉप के बारे में आपको एग्जाम में जानना है तो अन्ना टोनी को जानना होगा। अन्ना टोनी जो है वो कॉप 30 की सीईओ है। हर कॉप को एक चीफ बनाया जाता है जो कोऑर्डिनेट करते हैं पूरे कॉप के की जो वार्ता होती है, समिट होती है। तो इसकी चीफ एग्जीक्यूटिव जो है ये ब्राजीलियन इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोमिनेंट फिगर हैं क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल पॉलिसी में, और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कॉप 30 की बनाई गई हैं, अन्ना टोनी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉप 30, ये तीसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज TFFF प्लेटफॉर्म? आपको पता है कि डिफरेंट तरह के फंडिंग प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की गई है। पहले CDM आई और NSQF और इस टाइप की बातें आई, बहुत सारे फंडिंग जो है किए गए। अब जो है एक नई फंडिंग की बात जो है अन्ना टोनी ने की है, दैट इज TFFF। क्या है TFF?
जिस पर कि काफ़ी चर्चा होगी, आप न्यूज़ में सुनोगे। इसका पूरा नाम है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। मतलब कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है उसको लगातार हमेशा बचाए रखने के लिए एक फंड बनाने की योजना है, जिससे जितने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उसको कहते हैं जिसके पत्ते कभी गिरते नहीं है, पतझड़ नहीं होती है, इसलिए इसको एवरग्रीन ट्री कहा जाता है। और ये ट्री जो है पूरी दुनिया के, ये जो जंगल होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इंडिया में भी केरला में है, उसको लंग कहा जाता है पूरे दुनिया की, क्योंकि उसमें पत्ते हमेशा होते हैं, फोटोसिंथेसिस हमेशा होती रहती है, कभी वो ठूठ नहीं होती है। उसको बचाने के लिए एक फंडिंग जो है COP30 में इस पर चर्चा की जाएगी, TFF। अब आइए डियर स्टूडेंट, इंडिया के न्यूज को बहुत जल्दी से देखते हैं। बहुत ज्यादा इंडिया की न्यूज नहीं है, मुझे पता है कि ये वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि आपको मजा आ रहा होगा शायद। तो इंडिया की न्यूज देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया यूके जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हेल्ड इन अक्टूबर। ये तो इतना इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी जब जॉइंट नेवल या जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो वो क्वेश्चन प्रोबेबल बन जाता है, तो आपको जानना चाहिए। अभी इंडिया और इंग्लैंड या यूके के साथ जो हुआ है, इसका नाम है एक्सरसाइज कोंकण। ऑफ कोर्स कोंकण 25, इसके बारे में यहाँ पढ़ लीजिएगा। Which Indian cricket player was declared ICC Player of the Month of September? Of course अभी अक्टूबर का भी निकल गया, अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई इंडियन नहीं है, लेकिन सितंबर में तो धमाल मच गया, क्योंकि इंडिया के जो मेल प्लेयर हैं और जो वुमेन, दोनों ही जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ हो गए। अभिषेक शर्मा ने बहुत ही धमाकेदार बैटिंग की, आज भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। स्मृति मंदाना जो है, अभी तो आपको पता है कि वर्ल्ड चैंपियन हम लोग हो गए हैं, तो स्मृति मंदाना भी सितंबर की जो है वो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बनी। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ फेमस फिल्म एक्टर असरानी। ये एक असरानी जी को मेरी श्रद्धांजलि देने का है। ऑफ कोर्स ये कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन चलिए इसी बहाने असरानी जी को हम सबों की श्रद्धांजलि, जिन्होंने हमें कितनी ही पिक्चर में हंसाया, खास करके शोले में उनके जेलर के रोल को कौन भूल सकता है, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। तो इनका पूरा नाम जो है गोवर्धन असरानी था, लेकिन ये अपने मोनो नेम से जाने जाते थे। यहाँ पे एक वोकेबलरी सीखिए, मोनो नेम। मोनो नेम मतलब कई लोग अपने एक ही नाम से जाने जाते हैं, जैसे संजीव, संजय, ना उनके आगे कुछ होता है ना पीछे। उसी तरह से इन्होंने भी अपना नाम, जो बड़ा नाम था गोवर्धन असरानी, बहुत बड़ा भी नहीं था, लेकिन उसको एक अक्षर का, एक शब्द का बना लिया, उसको मोनो नेम कहते हैं, असरानी। असरानी जो है सिंधी थे। सिंधी आपको पता है सिंध प्रांत में रहने वाले, जो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन वहाँ के कई सिंधी जो है भाग के पार्टीशन के बाद इंडिया आए। यहाँ पे आपको थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी चाहिए, और एक दुखद चैप्टर भी, कि जो वहाँ से पंजाबी भाग के आए, हिंदू भाग के आए, उनको तो बहुत सरकार ने उस समय की नेहरू जी की हेल्प की, उनके लिए बस्तियां बसाई गई, दिल्ली में पूरा का पूरा लाजपत नगर टाइप के मोहल्ले बसाए गए। लेकिन जो सिंधी भाग करके इंडिया आए, वो बेचारे लोग की हालत बहुत खराब रही, उनके लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन सिंधियों में इतना दम था, अधिकतर उसमें से MP में, इंदौर में और भी जगह, मुंबई में बसे, और उन्होंने अपने अपने बलबूते पे व्यापार किया, उद्योग किया, और आज सिंधी एक बहुत ही अच्छी, एक प्रॉस्परस कॉम इंडिया में मानी जाती है। असरानी उसी सिंधी कॉम से, इनके जो फादर थे वो पाकिस्तान से भाग करके आए थे, और ये जयपुर में इन्होंने शरण लिया इनके परिवार ने, और वहीं ये पले बढ़े। तो ये राजस्थान जयपुर के थे, और इन्होंने अपना कैरियर मुंबई में बनाया, असरानी। व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट इंडिया नेवल एक्सरसाइज हेल्ड इन अक्टूबर। अब जैसे अभी इंडिया यूके नेवल एक्सरसाइज देखा, उसी तरह इंडिया जापान नेवल एक्सरसाइज भी अक्टूबर में होती है। इसका नाम है जैमेक्स 25, जो अक्टूबर 16 से 18 होती है। तो दो जो है कोंकण और जैमेक्स, इसको याद कर लीजिए, इसके बारे में पढ़ लीजिए कि किस शिप पे हुई थी। INS सह्याद्री और जो जापानी जो सेल्फ डिफेंस फोर्स JMSDF शिप पे। हु इज स्लेटेड टू बिकम नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ तो होता यह है कि एक तरह का म्यूजिकल चेयर जैसा दिखता है, क्योंकि कोई भी चीफ जस्टिस ज़्यादा समय के लिए रहते नहीं है। ये जुडिशरी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड यदि 2 महीने 4 महीने के लिए हो, तो वो क्या स्टेबिलिटी लाएगा, क्या वो दिशा देगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि वही होता है, जो सबसे सीनियर होते हैं वही बनते हैं, 65 साल में रिटायर कर जाते हैं। इसके चलते लगातार जो है बहुत कम कम देर के लिए जो है चीफ जस्टिस बनते हैं। नेक्स्ट चीफ जस्टिस जो बनने वाले हैं वो हैं ये जनाब, इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। और अभी जो जस्टिस हैं ये जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट हुई, इन पे जूता फेंका गया,
और उसको लेकर के काफ़ी पॉलिटिकल विवाद हुआ। उसके पहले इनके बयान को लेकर के विवाद हुआ था, जिसपे इन्होंने कुछ हिंदू देवता पे कुछ ऐसा कह दिया जो कि लोगों को पसंद नहीं आया। ये दलित हैं, और यहाँ दलित और जो मेन कास्ट हिंदू, उसकी भी जो खाई है उस पर भी चर्चा होने लगी। इवन जस्टिस सूर्यकांत पे भी काफ़ी कुछ ऐसी चर्चा हुई है जो बहुत अच्छी लाइट में नहीं है। प्रशांत किशोर ने इन पे कुछ आरोप भी लगाया एंड ऑल, ये सब भी हुई है। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत बनने वाले हैं इंडिया के चीफ जस्टिस नेक्स्ट। कब? 24 नवंबर को। बहुत दिनों के लिए नहीं, देख लीजिएगा नेक्स्ट कौन होंगे। डायरेक्ट फ्लाइट जो है इंडिया चाइना के बीच में रिज्यूम हुआ 5 साल के बाद। जब गलवान वैली हुई थी उसके बाद बंद हो गया था। तो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि ये जो फ्लाइट है किस किस 2 शहरों में शुरू हुई है, कब शुरू हुई है, कौन सी एयरलाइंस कर रही है। ये एयरलाइंस है इंडिगो को ये गौरवान्वित क्षण मिला है। इनकी फ्लाइट 6 ईस्ट से 1703 कोलकाता ग्वांगझाओ के बीच में जो है ये उड़ती है, और ये शुरू हुई अभी हाल में। डेट मैंने यहाँ नहीं दिया, लेकिन देख लीजिएगा अक्टूबर में ही किसी दिन को ये फर्स्ट फ्लाइट चली थी। करंटली ऑन गोइंग स्पेशल रिवीजन एक्सरसाइज SIR सर, इस पे तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी बहस हुई। पहले आधार को नहीं माना गया था, अब माना गया, और इस पे बिहार में काफ़ी इस पे यात्रा निकली एंड ऑल, ये सब काफ़ी हंगामा हुआ। बहुत लोगों के नाम काटे गए, फिर जोड़े गए एंड ऑल। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब ये 12 अन्य राज्यों में हो रही है। बंगाल में इसको लेकर के ममता बनर्जी सड़कों पे है, साउथ में तमिलनाडु में जो है वो स्टालिन इसके अगेंस्ट हैं। तो ये जो एक स्टिरअप हो रही है बिटवीन द इलेक्शन कमीशन and the opposition party and their leader, SIR became the bone of contention। मैं पूछ रहा हूँ कि ये SIR जो है वो किस आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है ये लाई गई है। ये आर्टिकल है आर्टिकल 326। बेसिकली आर्टिकल 326 ये कहती है कि द इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। मतलब जो इलेक्शन होगा वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पे होगा। पहले तो एडल्ट सफरेज कहते हैं, और वयस्क मताधिकार के अधिकार के बेसिस पे होगा। एवरी पर्सन हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखिए मतलब कि जो इंडिया के सिटीजन हैं और जो 18 साल के हैं उनको वोट देने का अधिकार होगा, यदि वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर दिए गए हैं किसी कानून से ऑन द बेसिस ऑफ नॉन रेसिडेंस, कि इंडिया में नहीं रहते हैं, पागल हो चुके हैं, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, उन्होंने कोई क्राइम किया है या करप्ट और इलीगल प्रैक्टिस किया है। यदि इन सब के ग्राउंड पे किसी 18 साल से अधिक के वयस्क को डिस्क्वालीफाई नहीं कर दिया गया है और यदि वो भारत का सिटीजन है तो उसको वोट देने का अधिकार है। तो ये जो आर्टिकल है ये राइट टू वोट हमें देता है, लेकिन उसी को जो कुछ कंडीशन को फुलफिल करता है उसमें से पहला कंडीशन है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है कि उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, तीसरा कंडीशन है कि उसको इन 4 ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है कानून के अनुसार। SIR वो मैकेनिज्म है जिसमें इलेक्शन कमीशन कहती है कि हम इन्हीं बेसिस पे टेस्ट करते हैं कि कौन सिटीजन हैं, किनका रेसिडेंस है और कौन वोट देने के अधिकारी हैं। उसके लिए वो 11 डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जैसे रेसिडेंस प्रूफ, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, लैंड का पार्सल एंड मेनी अदर। लेकिन उसमें वो आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, अपने ही वोटर आईडी कार्ड को नहीं मानते। ये लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट में लोग गए और वहाँ आधार को माना गया कि वो भी डॉक्यूमेंट आपको लेना चाहिए। यहाँ इशू ये उठता है डियर स्टूडेंट कि आधार सिटीजनशिप की पहचान नहीं है। आधार में सीधा लिखा होता है आधार आपकी आइडेंटिटी है, ना कि सिटीजनशिप का प्रमाण। इंडिया में कोई बहुत डॉक्यूमेंट है ही नहीं जो आपके नागरिकता का प्रमाण देते हो। एक डॉक्यूमेंट जो आपको देते हैं वो है पासपोर्ट, लेकिन पासपोर्ट कितने लोगों के पास होता है। 11 डॉक्यूमेंट जो इलेक्शन कमीशन ने मांगे हैं उसमें से अधिकतर जो है नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। इसलिए ये मामला बहुत ही एक तरह से कंफ्यूजिंग हो जाता है कि यदि 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक ही डॉक्यूमेंट देना है और उसमें भी अधिकतर नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो फिर आधार जैसे पॉपुलर डॉक्यूमेंट को क्यों नहीं मानते हैं। इस बेसिस पे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया
के आधार को माना जाएगा। अब जो SIR हो रही है वो आधार उसमें से वन ऑफ द डॉक्यूमेंट होगा। व्हाट इज रोसनेफ्ट एंड लुक ऑयल? अब रोसनेफ्ट और लुक ऑयल क्यों इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए, इसका आंसर में देखिए। यदि आपने अभी तक गेस नहीं किया है या नहीं जानते हैं तो आपके लिए आंसर है कि ये रशियन ऑयल जाइंट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, जो यूएसए ने इनको अभी अवैध करार दे दिया है, सैंक्शन कर दिया है। अब हमारे लिए समस्या ये हुई है कि हम अधिकतर जो तेल खरीद रहे थे रसिया से, ये इन्हीं दोनों कंपनियों के थ्रू खरीद रहे थे। अब हमारे लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा रसिया से तेल खरीदना। यूएस की और ट्रम्प की एक और चोट इंडिया पे है। What is the name of cyclone which affected life in Odisha and Eastern India? इसका असर एक सप्ताह तक रहा डियर स्टूडेंट। उड़ीसा के तट पे ये आई, लेकिन झारखंड, बिहार और ईस्टर्न प्रदेशों में, आंध्र प्रदेश सब में इसका असर रहा। इस साइक्लोन का नाम है मोन्था। अभी आपने मेलिसा देखा, ये मोन्था है। यहाँ पे रुक करके थोड़ा हम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि ये नेम का चक्कर क्या है, ये नेम आते कहाँ से हैं। मोन्था का मतलब होता है फ्रैग्रेंट फ्लावर या ब्यूटीफुल फ्लावर इन थाईलैंड। ये एक थाई वर्ड है। अब आप कहेंगे थाईलैंड का क्या काम उड़ीसा में? होता यह है कि नोमेनक्लेचर जो साइक्लोन की है वो एक अजीब पद्धति है, आप लोगों को जानना चाहिए। क्या पद्धति है कि जिस क्षेत्र में साइक्लोन आने की संभावना होती है वहां बहुत सारे रीजन के कंट्री मिल करके शुरू में ही जो ग्लोबल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, उसको अपने अपने नाम दे देते हैं एक पैनल को। वो पैनल उन नाम में को चुनती है और अल्फाबेटिकली ABCD के अनुसार अरेंज कर देती है कि अगले 12 महीने में कोई साइक्लोन आएगा तो पहला नाम ये होगा, दूसरा नाम ये होगा, तीसरा। तो पहले से ही तय हो जाता है कि जो नेक्स्ट साइक्लोन आएगा उसका क्या नाम होगा। समझिए, मोन्था पहले से पता था कि ये जो साइक्लोन आएगा उसका नाम मोन्था होगा। अब ये थाईलैंड ने ये नाम दिया है और वहां पे उसका नाम है फ्रैग्रेंट फ्लावर और ब्यूटीफुल फ्लावर। लेकिन जो थाईलैंड है वहां भी इसको जो है वो साइक्लोन से ही जोड़ा जाता है, मतलब कोई तूफान और उससे रिलेटेड जो आफत आती है उससे इस फ्रैग्रेंट फ्लावर ब्यूटीफुल फ्लावर को जोड़ा जाता है, मोन्था को। अब यहाँ पे समझिए कि जो नेक्स्ट साइक्लोन आएगी नॉर्दर्न इंडियन ओशन में, जहां जिसमें हम लोग आते हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तो उसका नाम भी पहले से तय है। वो यूनाइटेड अरब अमीरात ने दिया है और उसका नाम है सेनियार। तो जो नेक्स्ट साइक्लोन आएगा उसका नाम आप सुनोगे सेनियार, और वो यूएई ने दिया है, उसका नाम है लायन। उसका मीनिंग है लायन। तो ये हमें समझना चाहिए। इसी तरह मेलिसा भी जो है किसी कंट्री ने दिया होगा, उसका भी कुछ नेम होगा और पहले से वो तय होती है और वो अल्फाबेटिकली चलती है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक पैनल उसको तय करती है। द फीडे वर्ल्ड कप 2025 टेक्स प्लेस वेयर एंड व्हेन? अभी ये चल रही है, जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो लगातार मैच चल रही है। आप चाहें तो देख सकते हैं, यदि आपको चेस में थोड़ा भी इंटरेस्ट है। मैंने 1-2 मैचेस देखे हैं, मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन टाइम नहीं है कि उतने देर के मैच को देख सकें। ये जो है गोवा में खेली जा रही है, अक्टूबर 30 से नवंबर 27 तक, लगभग 1 महीने। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 206 प्लेयर खेल रहे हैं पूरी दुनिया के, उसमें से 24 इंडियन है। कैन यू बिलीव? मोर देन 12% तो केवल इंडिया के ही हैं। आज के डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो केवल 64 प्लेयर बच गए हैं उसमें से, बाकी हार चुके हैं। उसमें से 10 इंडियन हैं। सारे जो बिग नेम है, वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश और विदित गुजराती और आर प्रगनंदा एंड जितनी भी जो वुमेन जो वर्ल्ड चेस चैंपियन, सभी जो हैं इसमें इंडिया के, वो सब खेल रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फॉर द क्लाउड सीडिंग, ये लास्ट क्वेश्चन है, टू जनरेट आर्टिफिशियल रेन, एयरक्राफ्ट क्या स्प्रे करते हैं? यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपने एक पूरे दिन भर एक न्यूज देखा होगा कि एक हवाई जहाज की फोटो दिखाई जाती है और वो कुछ स्प्रे करते हुए दिखती है। वैसे कुछ बारिश वारिश तो हुई नहीं दिल्ली में, लेकिन ऐसी आशा थी कि बारिश शायद हो जाए। ये जो आर्टिफिशियल रेन लाने की कोशिश की जाती है, उसमें किया क्या जाता है, चलिए उसको थोड़ी समझते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। ये है दिल्ली में, ये मेरठ से ये हवाई जहाज उड़ान भरता है और इस टाइप से इसमें नोजल निकले होते हैं और ये एक केमिकल को जो है बादलों में छोड़ता है
और आशा करता है कि इसके इर्द गिर्द जो है जलवाष्प जमा होंगे और बारिश होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा मैंने बताया। ये छिड़काव करते हैं सिल्वर आयोडाइड का। ये एक कंपाउंड होता है AgI, Ag मतलब सिल्वर, I मतलब आयोडाइड, और ये जो है एक न्यूक्लियस का काम करते हैं, जिसके इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर में जलवाष्प होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और फिर वो फॉल करते हैं, बारिश लाने की कोशिश की जाती है। जैसा मैंने बताया कि ये एक असफल प्रयास था, कोशिश अच्छी थी और किया जाना चाहिए, हुआ नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन इस पे खूब सारे विवाद भी हुए, जो पॉलिटिक्स होती है। इसको पढ़ लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, मुझे पता है कि ये वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन मुझे आशा है कि यदि आप मेरे साथ बने हुए थे तो आपको बहुत मजा आया होगा। मुझे बहुत मजा आया आपको शेयर करने में। मैंने भी कुछ समझा वाइल शेयरिंग दुनिया को, वाइल पिकिंग अप दिस क्वेश्चंस। और यदि आपको इन 2 बैचेस को ज्वाइन करना है, आपको अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को स्मूथ बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए, एक अच्छी जर्नी करने के लिए, मजे के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन बैच, जो कि CUET PG और अदर PGET इवन UGC नेट के लिए उपयोगी है। दिसंबर 31 तक आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन ऑन है। अपने नेम, टेलीग्राम ID, मोबाइल नंबर को भेजें paulsciencehelp@gmail.com पे। यदि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं UGC नेट दिसंबर 2025 साइकिल या असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट, PSC, इन सब जॉब ओरिएंटेड एग्जाम के लिए, तो ये जनवरी 2026 तक चलेगी। आप अपने नेम, टेलीग्राम ID, मोबाइल नंबर भेज सकते हैं paulsciencehelp@paulsciencehelp.in। प्लीज इसको गौर से नोट कीजिए, ये दोनों ID अलग अलग हैं। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वेबसाइट paulsciencehelp.in, जिस पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और PDF फाइल्स आपको फ्री में मिलती है। ईमेल paulsciencehelp@gmail.com पे कुछ भी आप हम मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपके सवालों के जवाब देने के, आपके जो इश्यूज होते हैं उस पर जो मेरी बुद्धि है उससे बताने की। टेलीग्राम चैनल जो है ये पॉल साइंस हेल्प है, TME। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखना चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ट्विटर जो है @paulsciencehelp, यहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। मैं ट्वीट का जवाब तो नहीं दे पाता, इतना समय नहीं मिलता, लेकिन वहाँ ऑल इंपॉर्टेंट मैसेजेस मैं रोज ही ट्वीट करता हूँ, उसको जरूर देखें, वहाँ भी सब्सक्राइब कर लें या फॉलो कर लें, जो भी कहते हैं। ओके देन, मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द, मे बी टुमारो ओनली। तब तक के लिए एंजॉय द वीकेंड, कीप सेफ, बी हैप्पी।